हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला बाय केपी। तो कल मैंने टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराया था मैथ और रीजनिंग का। आज मैं ऑली बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैथ और रीजनिंग का। तो अभी तक जिसने ऑली बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं किया है वो ज़रूर जाके अटैम्प्ट करें। एग्ज़ाम रेलेवेंट है ये टेस्ट। और फिर पंडित का भी वीकली टेस्ट लाइव हो चुका है, उसे भी अटैम्प्ट करें, उसका भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा मैं। ठीक है, उससे पहले इस यूट्यूब चैनल पाठशाला बाय केपी को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लास्ट में मैं अपने स्कोर भी शेयर करूंगा कि मेरे इस टेस्ट में कितने स्कोर बने हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहें। और मैं बेस्ट सॉल्यूशन लेके आया हूँ, सारे सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन मैं कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर m पैरेलल टू n पैरेलल टू p फाइंड द वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है, तीन लाइन है m n और p, ये तीनों पैरेलल है। ठीक है, और एक ट्रांसवर्स है इधर से ये और एक ट्रांसवर्स है इधर से ये। तो अगर इस तरह से इस तरह से एंगल है, ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्स है, ये इसके बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल a हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल अगर थीटा है और ये अल्फ़ा है तो ये बाहरी एंगल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में मान लेते हैं ये B है और ये C है, ये B है और ये P है। ABP में देखो, सॉरी B तो पहले से दिया हुआ है, मान लेते हैं ये C है और P। ट्रायंगल ACP में देखो, इसमें P को बाहर और खींच दिया गया है, तो ये बाहरी एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो 90 डिग्री प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस ए हो जाएगा। अब देखो दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो इसका जो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगी। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कौन से प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। तो ये एंगल लाइन एन और लाइन पी क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री प्लस ए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 35%। इफ ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट इज 800 देन फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द शर्ट। तो ओरिजिनल प्राइस शर्ट का 800 है। ठीक है, उसने पहले प्राइस में डिक्रीज़ किया, 20% का डिक्रीज़ किया, फिर इंक्रीज़ किया 35% का। इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, पहले डिक्रीज़ किया 20, फिर 35 इंक्रीज़ किया, माइनस प्लस माइनस 20 इंटू 35/100 करेंगे। ठीक है, 20 पंचे 100, 5 से 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 माइनस 7, तो ओवरऑल क्या हुआ, उसको 8% का प्रॉफिट हो गया। 800 में 8% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 64 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो फाइनल प्राइस शर्ट का क्या होगा, उसका 800 प्लस 64, तो 864 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाय निखिल एंड मोहन टुगेदर इन मैच 1 टू द टोटल रन स्कोर्ड बाय अर्पित एंड अर्कदीप टुगेदर इन मैच 1। ठीक है, बोल रहा है कि निखिल और मनमोहन मैच 1 में कितना टोटल स्कोर किया है और अर्पित और अर्कदीप मैच 1 में कितना स्कोर किया है, दोनों का सम का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, निखिल कितना किया है मैच 1 के लिए, क्या है, ब्लू लाइन है। मैच 1 के लिए क्या है, ब्लू लाइन। मैच 1 में निखिल 55 रन स्कोर किया और मनमोहन 45 स्कोर किया, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 45 प्लस 55 100 रन हो जाएगा। ठीक है, दोनों ने मिलकर 100 रन स्कोर किया है। ठीक है, अब फिर देखते हैं अर्कदीप और अर्पित कितना स्कोर किया हुआ है मैच 1 में। मैच 1 के लिए ब्लू लाइन है, यहाँ पे अर्पित है और यहाँ पे अर्कदीप है। अर्कदीप 35 स्कोर किया हुआ है और अर्पित 65 स्कोर किया, तो दोनों ने मिलकर कितना स्कोर किया, 100 स्कोर किया है। इन दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन अच्छे से नहीं आ पाया, इसका आंसर 1:1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वायर इज 10 सेंटीमीटर लेस देन रेडियस। ठीक है, रेडियस से हाइट, जो रेडियस अगर मान लेते हैं r है तो हाइट क्या हो जाएगा, r - 10। ठीक है, इफ़
इफ़ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वायर इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द हाइट ऑफ द वायर पूछ रहा है, हाइट वायर का हाइट क्या होगा। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है 2πr/h होता है, ठीक है। अब देखो 2 × 22/7 आर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, आर को आर ही रहने देते हैं। एच की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग आर माइनस, बोला है हाइट जो है वो रेडियस से 10 सेंटीमीटर कम है, तो ये माइनस आर माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या है 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। हमें हाइट दिया हुआ है, हाइट इन्हीं चारों में से कोई एक हाइट होगा। अब हम ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जो 7 का मल्टीपल हो, क्योंकि इधर जो आंसर आ रहा है वो 7 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये 7 कट गया होगा, ठीक है। अगर हम हाइट को 25 मानते हैं, हाइट को 25 मानते हैं तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 35। और अगर हम यहाँ पे 35 रखें तो ये 7 से 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये इधर से LHS में क्या ले सकते हैं 2 × 22 × 5 × 25 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 दूना 10 होता है तो 210 हो गया, इंटू 25 हो गया। 25 से अब इंटू करेंगे तो 25 से 0, 25 दूना 50, बाकी बचेगा 5, और फिर 25 दूना 50 5 55, तो इतना ये सेटिस्फाई कर गया। हाइट इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ऐसे सवाल के लिए इक्वेशन सॉल्व करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन से ही आ जाता है। A cylindrical bucket of radius 30 cm and height 50 cm is full of water. The water is emptied into a rectangular container of length 60 cm and breadth 25 cm. If the height of a container rises by x centimeter, then what is the value of x round off to 1 decimal, ठीक है। देखो एक सिलेंड्रिकल बकेट है, उसका रेडियस दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इसमें जितना इस सिलेंड्रिकल बकेट में जितना वाटर है उसको एम्प्टी किया गया है एक रेक्टेंगुलर बकेट में, जिसका लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर और हाइट राइज किया है x सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। सिलेंड्रिकल बकेट और रेक्टेंगुलर बकेट का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा, तो दोनों को वॉल्यूम को सेम कर देते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr², 22/7 r², यानी कि 30 × 30 h 50 इक्वल टू इसका वॉल्यूम सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH, L × B × H। लेंथ दिया हुआ है 60, ब्रेथ दिया हुआ है 25 और हाइट दिया हुआ है x, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 60 से ये 2 बार में कट जाएगा, 30 से ये 2 बार में कट जाएगा 60, और 25 दूना 50, तो ये दोनों 50 कट गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 660 बाय इसको 22 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660/7 हो जाएगा। 7 × 63 बचेगा 3, 7 चौके 28 पॉइंट। अब देखो एक ही ऑप्शन में 94 है, तो यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पूरा सॉल्व करने का भी ज़रूरी नहीं है। अब ये दिया फाइंड tan 3y/2 इफ़ sec y + tan y = √3। अब देखो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अगर sec थीटा + tan थीटा = a है तो sec थीटा - tan थीटा क्या होगा 1/a होता है, ठीक है। इसका मतलब रेसिप्रोकल होता है, 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो उसी से sec थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा निकालेंगे तो a + 1/a का हाफ कर देंगे, और tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a - 1/a का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर sec y + tan y दिया हुआ है √3, तो sec y - tan y क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। इससे tan थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1/√3 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, √3 आ जाएगा एलसीएम, और 3 - 1, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2/√3 × 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल होके tan y = कितना हो गया 1/√3,
और 10 का कौन से वैल्यू पे 1/√3 आता है, तो y का वैल्यू आ जाएगा 30 पे आता है, तो y का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 10 हमसे पूछा क्या गया, 10 3y/2 पूछा गया। ठीक है, 10 3y y की जगह 30 रखेंगे, 2 से 15, 10 45 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 10 45 = 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ अ स्टूडेंट डिवाइड अ नंबर बाय 25 इंस्टेड ऑफ 45 गॉट द आंसर 108, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। बोलता है एक स्टूडेंट 45 से डिवाइड करने के जगह 25 से डिवाइड कर देता है, तो उसका आंसर कितना आता है, 108 आता है। तो उसका बोल रहा है करेक्ट आंसर क्या होगा। 25 से डिवाइड करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 108 आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, नंबर हो जाएगा 25 × 108। अब इस नंबर को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 से 5 बार में ये जाएगा, 5 से ये 9 बार में जाएगा, 9 से 12 बार में जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आइटम टू अ डीलर एट 15% प्रॉफिट एंड डीलर सोल्ड दैट आइटम टू कस्टमर एट 210 profit, 210 rupees profit. If customer directly purchases the item from manufacturer at the same price at which he purchased from dealer, the manufacturer earn 50% profit. Find the manufacturing cost of item. ठीक है, सवाल में बोला क्या गया है कि एक मैन्युफैक्चरर एक डीलर को 15% प्रॉफिट पे बेचता है और डीलर फिर कस्टमर को 210 रुपया प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, तो मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर कॉस्ट प्राइस था 100% मान लेते हैं। फिर जो है डीलर इसको मैन्युफैक्चरर जो है डीलर को 15% प्रॉफिट में बेचा है, तो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 115% हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है डीलर इसको कस्टमर को 210 रुपये ज़्यादा में बेचता है, 115 + 210, तो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 115% प्लस 210 रुपीज़। ठीक है, ये कस्टमर का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बोल रहा है कि कस्टमर डीलर से ना खरीद के वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद लेता। ठीक है, सेम प्राइस पे, इसी प्राइस पे, तो मैन्युफैक्चरर को बोल रहा है कि कितना % का प्रॉफिट होता, 50% का प्रॉफिट हो जाता। अगर ये कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता तो कितना % का प्रॉफिट होता, 50% का, यानी कि ये कितना का वैल्यू होता, ये इसका CP है 100, तो 50% का प्रॉफिट होता, तो ये कितना होता है, 150 में बेचता है इसको। ठीक है, यानी कि 150% का वैल्यू कितना है, 115% प्लस 210, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 35% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210 रुपीज़ हो जाएगा। तो 100% का हमें किसका वैल्यू पूछा है, हमें मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट पूछा हुआ है, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, और देखो 7 से कटाएंगे, 7 × 7 से 30। ठीक है, और हमें 100% निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 20 हो जाएगा 100, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 600 रुपीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा, 600 रुपया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कैलकुलेट द टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एंड स्कीम E टुगेदर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। बोल रहा है स्कीम ए और स्कीम ई में जो टोटल इन्वेस्ट हुआ है उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 10% के रेट से 2 साल के लिए। तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 42 13 और 33 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 75। ठीक है, 30 75। अब इस पे जो है 10% के रेट से 2 साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 20% निकाल देते हैं इसका। 20% क्या हो जाएगा, यही इंटरेस्ट हो जाएगा इसका, यही इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल का दोनों का। तो 3 दूना 6 और 75 दूना 150, तो 1506 हो जाएगा इसका आंसर। इंटरेस्ट हो जाएगा दोनों का 2 साल बाद 1506 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट इतना इतना इतना। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है, फिर इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 6 36 होता है 6,
9 2 जा 18, 18 6 जा 8 6 के 48, 8 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट। इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज 8 डेज 36 डेज रिस्पेक्टिवली इफ़ ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज, ठीक है, एंड देन बी ज्वाइन हिम एंड दे टुगेदर वर्क फॉर 2 डेज। फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बोल रहा है ए बी सी किसी काम को अकेले 18 दिन में, ए अकेले 18 दिन में, बी अकेले 8 दिन में और सी 36 दिन में सेम काम को कर सकता है, ठीक है। काम करना स्टार्ट किया ए ने 3 दिन काम किया, फिर उसके बाद जो है बी उसको ज्वाइन किया 2 दिन के लिए, तो दोनों उसके पहले 3 दिन जो है ए काम किया, उसके बाद जो है फिर बी ज्वाइन किया ए को और दोनों ने मिलके 2 दिन काम किया। फिर बाकी बचा काम सी करेगा, तो सी कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। टोटल काम निकाल लेते हैं। मान ए जो है 18 दिन में करता है और बी 8 दिन में करता है और सी 36 दिन में काम करता है, ठीक है। टोटल काम मान लेते हैं 72 है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 18 चौके 72, 8 9 72 और 36 दूना 72। अब ए जो है 3 दिन काम किया, पहले ए 3 दिन काम किया, तो ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। 12 माइनस कर देंगे। अब कितना बचा है काम? 60 काम बचा हुआ है, ठीक है। फिर जो है बी उसको ज्वाइन करता है ए को और दोनों 2 दिन काम करता है, ठीक है। तो दोनों एक दिन में ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 4 + 9 13 काम करेगा। 13 गुना 2 दिन करता है तो 26 काम करेगा। 26 काम ए और बी मिलके 26 काम करेगा 2 दिन में। तो अब बचेगा कितना? 34 बचेगा। और ये जो बाकी बचा हुआ है काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। टोटल काम है इतना और सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 34 काम कितना दिन में करेगा? 34/2 कर देंगे तो 17 दिन में करेगा, 17 डेज में। तो सी जो है रिमेनिंग काम को कितने दिन में करेगा? 17 दिन में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मीन प्रोपोर्शन ऑफ 15 एंड 375 इज 75। चेक कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा इसका? 15 गुना 375। 15 इसको अगर हम लोग तोड़े तो क्या हो जाएगा? 15 गुना 15 दूना 30, 15 × 5 = 75। एक 15 बाहर आएगा रूट से और एक 25 का रूट अंडर क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, ठीक है। ये 75 हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। इसका देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि 52 गुना 52/26, 26 दूना 52, 104। थर्ड प्रोपोर्शन 104 निकला, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 156, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग विच इज 210 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बोथ पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बिल्डिंग। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? ठीक है, एक बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं बिल्डिंग है। इसका हाइट कितना है? 210 मीटर हाइट है, ठीक है। अब 2 पॉइंट है, मान लेते हैं ये एक है और ये एक पॉइंट है, ए और बी। एंगल ए पे जो पॉइंट ए पे जो डिप्रेशन है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का डिप्रेशन बोल रहा है। और पॉइंट बी पे डिप्रेशन कितने का है? 30 डिग्री का है, ठीक है, 30 डिग्री का है। और दोनों अपोजिट साइड है, ये भी बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है दोनों अपोजिट साइड है, बिल्डिंग के अपोजिट साइड है दोनों। एक इधर है तो एक इधर है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ए बी के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकल जाए तो हम लोग आसानी से ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैंने कल बताया था आपको कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 60 है, ये 30 है और ये 90 है, तो 30 के सामने जो लेंथ होगा उसका 30 के सामने जो साइड होगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 1। और 60 के सामने जो लेंथ होगा उसका √3। और जो 90 के सामने होता है वो 2 होता है। यानी कि 60, 30 और 90 ये हाइट एंड डिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 के सामने जो होता है वो 1 और 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 होता है, ठीक है। अब इसी का यूज़ करके करेंगे। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा। उसी तरह से ये 30 है, यहाँ 90 है तो ये 60 हो जाएगा। अब देखो 30 के सामने ये कितना है? 210 है, यानी कि एक का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक का वैल्यू दिया हुआ है 210। हमें इस ट्रायंगल में देखना है, इस ट्रायंगल में
मान लेते हैं ये O है और ये P है, तो हम लोग को देखना है AOP में। AOP में देखेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री का है, 30 डिग्री के सामने क्या है 210 है, और 30 डिग्री के सामने मैंने क्या बताया 1 होता है, 1 यूनिट होता है लेंथ, तो 1 का वैल्यू दिया हुआ है 210, और यहाँ 60 है, 60 के सामने क्या होगा ये √3 होगा, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू है 210 तो √3 का वैल्यू 210 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर इस ट्रायंगल में आते हैं, BOP में आते हैं। BOP में ये एंगल 30 है, 30 के सामने ये 1 होता है, और ये 60 है, 60 के सामने ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 का वैल्यू दिया हुआ है 210, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू दिया हुआ है 210, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 210 बटे √3, √3 से √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 210 √3 बटे 3, यानी कि ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो गया। 1 का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 70 √3, और यहाँ √3 का वैल्यू कितना आ गया 210 √3। तो AB का लेंथ, AO का लेंथ है एक 210 √3 और BO का लेंथ है 70 √3, तो AB का लेंथ क्या हो जाएगा, AB का लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 210 √3 प्लस 70 √3, तो 280 √3 हो जाएगा, ठीक है, 280 √3 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 3 फ्रेंड स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम A to B, A से B वॉक करना स्टार्ट किया, 3 फ्रेंड A से B की तरफ वॉक करना स्टार्ट किया है। देयर स्पीड आर इन द रेशियो 4:3:5, द टाइम रेशियो टू रीच प्लेस B बाय दीज फ्रेंड विल बी। तो पूछ रहा है कि इन तीनों का टाइम का रेशियो निकालो, ठीक है। मान लेते हैं इन तीनों का जो डिस्टेंस है ए और बीच के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 पंचे 20 या 60, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 60 है। ए का फिर पहला फ्रेंड का स्पीड क्या है 4 है, तो उसका टाइम क्या होगा 60/4 हो जाएगा 15। फिर दूसरे का स्पीड है 3, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, उसका टाइम क्या हो जाएगा 60/3 20। फिर तीसरे का स्पीड है 5, तो वो टाइम कितना लेगा 60 जाने में, तो 60/5 12। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 15:20:12 आ जाएगा, ठीक है, 15:20:12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है x इंटू साइन स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 4 इंटू कॉसेक स्क्वायर 61 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू x/3। तो x का वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह अगर हम 33 रख दें, अगर यहाँ थीटा की जगह 33 रख दें, कि यहाँ भी थीटा की जगह 33 होगा, यानी कि साइन 57 हो जाएगा। साइन 57 इक्वल टू कॉस 33 डिग्री होता है। इन दोनों का सम अगर 90 है, 90 होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर 57 डिग्री लिख सकते हैं। अब इधर भी यहाँ भी है साइन स्क्वायर 57, यहाँ भी है साइन स्क्वायर 57, बीच में माइनस है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉसेक स्क्वायर 61 डिग्री और टेन स्क्वायर 29 डिग्री, टेन स्क्वायर 29 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, कॉट स्क्वायर 61 डिग्री लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर 61 माइनस कॉट स्क्वायर 61 कितना होता है 1 होता है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, यहाँ से ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा इक्वल टू x/3। तो इस इतना को सॉल्व करने के बाद ये आया है 4 प्लस 1/2 इक्वल टू x/3, यानी कि 4 दूना 8 1 9/3 इक्वल टू x/9/2 सॉरी 9/2 इक्वल टू x/3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 या 27/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल सॉरी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट सवाल है x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, तो इसका वैल्यू पूछा गया है। अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये दिया हुआ है क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स प्लस वाई दिया हुआ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, ठीक है। अब देखो इधर माइनस एक्स वाई अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वाई माइनस एक्स, ठीक है, बटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई यहाँ है, ठीक है। यहाँ भी हम लोग x माइनस वाई बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें इस x को इधर लाएंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स वाई, तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस को बाहर लेंगे, माइनस को इससे बाहर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, वाई माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है, बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, तो x माइनस वाई को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये दोनों क्या हो जाएगा, 2xy लिख सकते हैं इसको दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2xy लिख सकते हैं, इसको 2xy लिख सकते हैं, ठीक है, 2xy आ गया, ठीक है, और नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बच के क्या आ गया, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई निकाल लेते हैं, x माइनस वाई क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, बच के क्या आ जाएगा, ए। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ए। इस पे आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग से आप कैसे कर सकते हैं, ए का वैल्यू अगर 1 लेंगे, ए का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये ए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो दो ऑप्शन क्लैश कर रहा है, तो ए का वैल्यू 1 नहीं ले सकते, ए का वैल्यू आप लोग 2 लेके, ए का वैल्यू 2 लेके भी आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। 2 पे वैल्यू सेम नहीं आएगा, 2 पे देख लेते हैं, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो आप लोग ए इक्वल टू 2 पे चेक कर सकते हैं, इसको ए इक्वल टू 2 भी पुट करके इस सवाल को बना सकते थे, लेकिन फार्मूला जब पता है तो ए इक्वल टू 2 क्यों पुट करें, फार्मूला से आसानी से बन रहा है ये। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, टू सर्कल विथ रेडियस 37 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर इंटरनली, कोड पी क्यू ऑफ बिगर सर्कल इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। अब देखो दो सर्कल है, दोनों सर्कल इंटरनली टच करता है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ से एक सर्कल टच करता है इंटरनली इसको, ठीक है, ये टच किया। बोल रहा है कोड ऑफ बिगर सर्कल का जो कोड है पी क्यू, वो जो स्मॉलर सर्कल है उस पर क्या है, वो टेंजेंट है, यानी कि ये टेंजेंट है। मान लेते हैं पी क्यू क्या है इसका, इस पर टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट है, ये इसका रेडियस, ये इसका सेंटर मान लेते हैं ओ डैश, और बड़े सर्कल का सेंटर मान लेते हैं ओ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। और छोटे सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है, 12.5 दिया हुआ है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, ये भी 12.5 क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना दूर कितना हो जाएगा, ये अगर मान लेते हैं ये x है, तो एक्स ओ का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 37 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का है 25 सेंटीमीटर, तो इतना दूर का लेंथ क्या हो जाएगा, 37 माइनस 25 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ये 12 हो जाएगा, और ये रेडियस है, ये रेडियस,
और ये रेडियस है, रेडियस 37 डिग्री है, 37 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, पी क्यू का लेंथ पूछा गया। अगर हमें ये लेंथ पता हो जाए तो पी क्यू पूरा आ जाएगा, पूरा पी क्यू पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ये जो है इन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ये लाइन परपेंडिकुलरली इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये और ये बराबर एक्स पी और एक्स क्यू बराबर होगा, ठीक है। तो एक्स पी का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ट्रिपलेट कल भी बताए थे आप लोग को, 12, 35 और 37 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में 12, 35, 37 का ट्रिपलेट होता है। तो ये 37 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 35, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा 35, तो पूरा पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा 35 दूना 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 होगा इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹4200, 4200 में एक आर्टिकल परचेज किया गया एंड मार्कअप द आर्टिकल बाय 50%। इफ़ ही सोल्ड द आर्टिकल बाय गिविंग ए डिस्काउंट, बाय गिविंग ए 12.5% डिस्काउंट, देन द प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट पूछ रहा है कितना होगा। अब देखो, सबसे पहले क्या किया, वो मार्कअप कर दिया, ये आर्टिकल का प्राइस इतना था, फिर क्या किया उसने मार्कअप कर दिया 50% का, फिर उसको डिस्काउंट दिया 12.5% का। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/8 होता है। ये डिस्काउंट दिया तो -1 होगा, और ये मार्कअप किया यानी कि एक बढ़ाया है। सबसे पहले क्या किया 2 से 3 कर दिया, फिर क्या किया डिस्काउंट दिया 8 में से 1 डिस्काउंट दिया, यानी कि 8 से 7 कर दिया गया। यानी कि पहले का प्राइस ये था और फाइनल प्राइस ये है, 8 दूना 16 और 7 या 21। पहले का प्राइस ये था और फाइनल प्राइस ये है, इतना में बेचा है वो, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 16, 5 का प्रॉफिट हो गया। और 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 का वैल्यू दिया हुआ है 4200, तो हमें 5 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 16 का वैल्यू दिया हुआ है 4200, हमें 5 का वैल्यू निकालना है। 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4200/16 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। इसे 4 से कटाएंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 42 गुना 100 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 42 गुना 100/16 लिख सकते हैं। 4 चौके 4 से 25 बार में, फिर ये 2 से 2 दूना 2 से 21, नीचे 5 बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 दूना 10 आ जाएगा, पॉइंट करने में आसानी रहेगा, ठीक है। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 25 आ गया। 25 गुना 25 कितना होता है 625, 625 गुना 21 करेंगे तो 625, और ये 1250 आ जाएगा, ठीक है। 5, 2, 6, 5, 11, 12, 1, 13, ठीक है। तो इसका 21 गुना 25 गुना 25/10 ये किया था मैंने, तो उस ऊपर वाले का जो मल्टीप्लाई करके आया है वो कितना आया है 13,125 आया है, ठीक है। 13,125/10 हो जाएगा। तो इसको 10 को हटाएंगे तो ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा 1312.5 आ जाएगा इसका आंसर, 1312.5। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 2√14 सेंटीमीटर, इफ़ पी इज़ एनी पॉइंट ऑन साइड ए बी, सो ऑन साइड बी सी सच दैट बी पी इक्वल टू सी पी, देन द लेंथ ऑफ ए पी। इसमें अपोलोनियस थ्योरम लगेगा। एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें जो ए बी है वो 8 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है, और बी सी 2√14 है, ठीक है। और पी एक पॉइंट है बी सी पे, इस तरह से है कि बी पी इक्वल टू सी पी है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा ए पी क्या हो जाएगा मीडियन। तो मीडियन का लेंथ पूछा है, ये मीडियन का लेंथ पूछा है। अब इसमें अपोलोनियस लगाएंगे तो क्या होता है, अपोलोनियस का निकालने ए पी का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए पी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय 4 होता है। अब इस पर वैल्यू पुट कर दो, ए पी का वैल्यू निकाल लो। ए बी का स्क्वायर क्या होता है, ये अपोलोनियस थ्योरम है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2। ए पी तो निकालना ही है हमें। बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है
14 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और √14 का स्क्वायर करेंगे तो 14, तो 4 14 चौके 56, 56/4, इसको कटा लेते हैं तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 100 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 = 2 × AP² + 14 आ गया। ठीक है, अब 2 से कटा लेते हैं, इसको 2 से कटाएंगे तो ये 50 आ जाएगा। AP² क्या हो जाएगा 50 - 14, AP क्या हो जाएगा AP² 36, तो AP √36, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है x + 2y का होल क्यूब + x - 2y का होल क्यूब। इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। a + b का होल क्यूब प्लस फिर a - b का होल क्यूब करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, अगर इस तरह से रहे a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब रहे तो इसका फार्मूला होता है, ये जो पहला है उसमें 2 × a कर देंगे। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे, ये जो पहला है a उसको स्क्वायर कर देंगे, फिर इसमें 3 × b स्क्वायर कर देंगे, दूसरा जो उसमें 3 × b से b स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो फिर इसी तरह से अगर a + b का होल क्यूब माइनस a - b का होल क्यूब पूछ दे तो क्या करेंगे, इसमें अभी यहाँ माइनस है तो ये b को लेंगे, b को पहले लेंगे, 2 × b करेंगे, इंटू b स्क्वायर करेंगे, इंटू b स्क्वायर करेंगे, फिर 3 × a स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला होता है। अगर प्लस रहे तो पहले वाला लेंगे और अगर माइनस रहे तो इसके सेकंड वाला लेंगे, सेकंड वाला लेंगे b। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी ये a की जगह x है और b की जगह 2y है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ बीच में प्लस है, 2 × x ब्रैकेट लेंगे और पहले का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 3 × 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। 2x × x² प्लस 3 × 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y²। ठीक है, इसको अंदर ले लेते हैं, 2x² हो जाएगा, इसको अंदर लेंगे 2x² प्लस 4 × 12 दूना 24 xy², ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर 2x³ प्लस 24 xy² हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है T इज़ ए पॉइंट ऑन ए सर्किल विथ सेंटर S सच दैट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड PQ इज बाइसेक्टेड बाय ST एट पॉइंट R। ठीक है, इफ़ SP = 25 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ RT। एक सर्कल है विथ सेंटर S है इसका सेंटर, एक कोड है PQ, इसमें एक कोड है PQ जिसका लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है बोल रहा है T एक पॉइंट है सर्कल पे, जो PQ को बाइसेक्ट करता है कहाँ पे, R पे। PQ को बाइसेक्ट कहाँ करता है, R पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और SP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि रेडियस कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। अब देखो, अब यहाँ जब सेंटर से कोड पे कोई भी लेंथ आता है तो ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये PQ 30 है तो यहाँ से PR क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब फिर से राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 25 है ये 15 है तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 15 20 25 का ट्रिपलेट होता है ये, एक्चुअली 5 4 3 3 4 5 का ट्रिपलेट है। इसमें 5 मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट है तो SR का वैल्यू क्या आ गया 20 आ गया। अब ST तो क्या है, ST रेडियस है, SP और ST क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो ST हमसे पूछा क्या गया, RT का लेंथ पूछा गया, तो RT का लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस कितना है 25 है, 25 - 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ए इन्वेस्टेड ₹500 इन सिंपल इंटरेस्ट एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 ईयर एंड ₹400 इन कंपाउंड इंटरेस्ट at a 20% rate of interest compound in annually for 2 years. Find the difference between the interest received from both scheme. कोई बंदा A है,
वो 2 स्कीम पे इन्वेस्ट करता है। स्कीम 1 पे वो 5,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। 15% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से वो इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए। तो टोटल उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 साल में? 15 तिया 45 हो जाएगा। 45 इससे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 25 होता है 25 25, 5 के 20 2 22, 2250 आ जाएगा। इसका 3 साल का इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। फिर जो है दूसरा स्कीम में वो 4,000 इन्वेस्ट करता है, ठीक है। वो कंपाउंडेड एनुअली करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है वो इन्वेस्ट। तो और कितने % पे करता है? 20% पे। तो उसका सक्सेसिव क्या हो जाएगा? 20 कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव होता है रेट 20 + 20 गुना 20/100, 20 गुना 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 20 + 20 40 + 4 44% हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का इसका। तो इसका 44% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 1760 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों का क्या पूछा? इन दोनों का, दोनों स्कीम में जो इंटरेस्ट आया है उसका क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। तो 2250 माइनस 1760 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 1 में 490 हो जाएगा, ₹490। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 + tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज। अब देखो इस सवाल को जैसे cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 × tan थीटा × cot थीटा लिख सकते हैं इसको। और ये क्या हो जाएगा? cot थीटा माइनस tan थीटा का, cot थीटा माइनस tan थीटा का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है स्क्वायर के अंदर कोई भी नंबर हो हमेशा पॉजिटिव ही देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन निगेटिव यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। क्या किया मैंने? 2 को, अब tan थीटा × cot थीटा तो पता ही है सबको, tan थीटा × cot थीटा इक्वल टू होता है 1, तो इसको 2 × कर दिए tan थीटा × cot थीटा, और इसको स्क्वायर cot थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बना दिया। और हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर में है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे के आएगा, नॉन निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बोल रहा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर विल बी इतना। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ईजी सा सवाल है। ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो है कितना? 3:4 है, ठीक है। और 10 साल बाद वो 17:21 हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे? अब देखो एज का तो डिफरेंस 10 साल बाद हो या फिर 5 साल बाद हो सिर्फ सेम ही होगा। यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है? 1 है। यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है? 4 है। तो हम एज के डिफरेंस को बराबर कर देते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना लेते हैं। एज का डिफरेंस 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 और ये 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ गया, यहाँ भी 5 का डिफरेंस आ गया, यानी कि 5 का वैल्यू कितना आ गया? 10। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट एज बी का क्या है? 16 है, तो 16 दूना 32 ईयर्स हो जाएगा प्रेजेंट एज बी का। 32 ईयर्स हो जाएगा प्रेजेंट एज बी का। इस सवाल को ऐसे करेंगे, इजी सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 15। 15 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 3 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 सबका मल्टीपल है, देख रहे हो, सब 5 है, 0 है, 5 है, सब 5 का मल्टीपल है। लेकिन 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 3 का मल्टीपल जो नहीं होगा वही 15 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 3 10, 2 12, 1 13, 5 18, ये तो है। 3 से सम आ रहा है 18, और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? जो भी नंबर है उसका सम करके उसका डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली, ठीक है। जो भी नंबर है उसका सम कर देंगे, सम करके यहाँ जैसे यहाँ 18 आया है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो ये 3 से डिवाइड होगा। अब देखो इसमें देखते हैं। 7 5 12, 1 13 7, 8 5 13, 7 20, 1 21 आ रहा है। 21 से 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 0 है। अब इस नंबर को देख लेते हैं। 8 तिया 24, 24 9, 33, 33 5, 38, 38 3 से डिविजिबल नहीं होता है। ये 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब यही नंबर जो है वो 15 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एग्जैक्टली एज द ईयर 2017। अब हम लोग रीजनिंग में आ चुके हैं।
तो बोल रहा है कि कौन से ईयर का 2017 की तरह का ही सेम कैलेंडर होगा। देखो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, लीप ईयर का कैलेंडर 28 ईयर्स बाद रिपीट होता है, 28 ईयर्स बाद रिपीट होता है। लीप ईयर प्लस वन, लीप ईयर प्लस वन जो है वो 6 ईयर बाद रिपीट होता है। लीप ईयर प्लस टू, लीप ईयर प्लस टू जो है वो, लीप ईयर प्लस टू और प्लस थ्री, ये दोनों जो है ये 11 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये इससे पहले लीप ईयर क्या है 2016, इससे पहले 2016 है, तो इसका मतलब लीप ये क्या है, लीप ईयर प्लस वन, लीप ईयर प्लस 6 साल बाद कम रिपीट होता है, 6 साल बाद रिपीट होता है, यानी कि क्या होना चाहिए 2017 से 6 जोड़ेंगे इसमें तो 2023 में इसका कैलेंडर रिपीट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, 2024 है लेकिन 2023 नहीं है, तो ये 2024 तो होगा नहीं। अब देखो, अब 2005 से भी, तो 2005 से 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2011 सेम कैलेंडर होगा, फिर 2011 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2017। तो इसका मतलब ये बैक आया हुआ है, 2017 से बैक आया हुआ है, 2017 से बैक में 2005 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। और ये देख लो, ये लीप ईयर से एक प्लस भी है, 2004 लीप ईयर है, 2005 फिर 2011 फिर 2017 रिपीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 6, 2 और 64, ये एनालॉजी का सवाल है, और 11, 6, 125 दिया हुआ है। 6, 2, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अगर आपको नंबर एनालॉजी में का बहुत अच्छे से मैंने समझाया है नंबर एनालॉजी को, उसमें नंबर एनालॉजी में बेसिकली स्क्वायर और क्यूब का ही कॉन्सेप्ट आता है, और उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी है जो थोड़ा अच्छा लेवल का है, तो उसे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपका एनालॉजी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6, 2, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 11, 6, 17, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, ये लॉजिक फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 11 माइनस 6 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, ये लॉजिक फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब होता है 27 माइनस 18 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 का क्यूब करेंगे तो 729, ये नहीं आएगा। ठीक है, 14 माइनस 3 करेंगे तो 11, 11 का क्यूब होता है 1131 होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब 15 माइनस 6 करेंगे तो 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, ये भी फॉलो नहीं किया, 343 है यहाँ। 19 माइनस 11 करेंगे 8, 8 का क्यूब क्या होता है 512, तो ये फॉलो करेगा, यही ऑप्शन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे थे, नेक्स्ट सवाल है 97, 68, 116 और 82, 45, 148। अब ये कैसे फॉलो हो रहा है, इन दोनों को सम करेंगे, सम करके तो आने वाला नहीं है ये 116। ठीक है, अब एक बार माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं तो 97 माइनस 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 8 गया 9, 29, 29 चौके 116 होता है। ठीक है, एक ये कर सकते हैं, एक ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस का 4 गुना हो रहा है, अब इसका देखते हैं इसमें हो रहा है या नहीं। 82 माइनस 45 करेंगे तो क्या हो जाएगा 37, 37 गुना 4 करेंगे तो 7 चौके 28, 4 या 12 2 14, 148 हो रहा है। तो ये लॉजिक फॉलो कर रहा है, फर्स्ट 2 नंबर का डिफरेंस का 4 गुना हो रहा है। अब देखते हैं इसमें 93 माइनस 72 कितना हो जाएगा 21 का 4 गुना करेंगे तो 84, ये नहीं होगा। अब 70 माइनस 51 होता है 19, 19 गुना 4 करेंगे तो 76, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 9, 13, 21, 33, 49 और 69। 9, 13, 21, 33, 49 और 69 है। देख लेते हैं कितना बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ा, यहाँ ये 8 बढ़ा, और ये 12 बढ़ गया, यहाँ ये 16 बढ़ गया, ये 20 बढ़ गया। ठीक है, 4 4 बढ़ा है, 4 बढ़ा 8 हुआ, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, यहाँ फिर आगे क्या बढ़ेगा 24, तो ये 69 24 कितना हो जाएगा 9 4 13, 6 2 8 1 9 93 हो जाएगा इसका आंसर 93। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल है ये एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है
देखो बीच में देखो इस बॉक्स को ऑब्जर्व करने के बाद देखो कि इसमें जो बीच में वाला नंबर है यही सबसे बड़ा आ रहा है, ठीक है। यानी कि इन दोनों से ही कुछ होके बीच वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों से ही कोई भी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो या फिर डिफरेंस का ऑपरेशन हो या कुछ भी एडिशन का ऑपरेशन हो, डिवीजन का ऑपरेशन हो, कुछ भी होके आ रहा होगा, ठीक है। अब कैसे आ रहा है, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 6 गया 7, 7 छके 42 होता है, ठीक है। अब देखते हैं 21 माइनस 23 माइनस 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 छके 12, नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं आया, ठीक है। 6 इंटू करने के बाद नहीं आया, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, लास्ट नंबर ये जो 21 है, 21 दूना 42 हो रहा है, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस लेके जो लास्ट नंबर है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेके जो लास्ट नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया होगा, 17 माइनस 8 गया 9, और लास्ट नंबर क्या है इसमें 8 है, तो 8 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 72, 9 8 72 होता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये भी लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्राउड को लिख दिया गया RCODW, कैसे लिखा है, आर और सी को का प्लेस को इंटरचेंज कर दिया गया, ओ को अपने जगह पे रखा गया और डी और डब्ल्यू को का प्लेस को इंटरचेंज कर दिया गया है। उसी तरह व्यूज़ है, व्यूज़ में आई और वी का प्लेस को इंटरचेंज कर दिया गया, ई को सेम जगह पे रखा गया, एस और डब्ल्यू का प्लेस इंटरचेंज कर दिया गया है। तो उसी तरह से हम लोग सी और एल का प्लेस इंटरचेंज कर देंगे, तो एल सी और ओ अपनी जगह पे रहेगा और के सी का प्लेस इंटरचेंज हो जाएगा, तो एल सी ओ के सी, LCOKC, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये भी एक नंबर एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। अब देखो 75 से 234 हो रहा है, 92 से 285 हो रहा है, तो 56 से क्या होगा। 75 से 234 कैसे ला सकते हैं, 75 तिया कितना होता है, 75 तिया 5 तिया 15 और 7 21 1 22 और प्लस 234 लाना है तो इसमें 9 ऐड कर देते हैं, यानी कि क्या हो रहा है, लॉजिक क्या आ रहा है। अब इसमें इसको भी चेक कर लेते हैं। 92 तिया 3 दूना 6, 7 तिया 21, 9 तिया 27, सॉरी 9 3 जा 27 होता है ना, 2 3 जा 6 और 9 3 जा 27, 276 प्लस 9। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, n इंटू 3 प्लस 9, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, n इंटू 3 प्लस 9। तो 56 इंटू 3 करेंगे, 56 इंटू 3 प्लस 9 करेंगे, 3 6 जा 18, 1 5 तिया 15 1 16 प्लस 9, 168 प्लस 9 177 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है इन दोनों में से, इन चारों में से अलग कौन सा है, ऑड कौन सा है, पिक आउट दी ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड कौन सा है देखते हैं। ए का 1 होता है, 1 4 1 4 तो 3 बढ़ा, और 4 और 6 एफ का 6 होता है तो ये 2 बढ़ा, और ये 6 और ये जे का होता है 10, 6 से 4 बढ़ गया ये, ठीक है। 2 3 4 बढ़ रहा है, ठीक है, 3 2 4 बढ़ रहा है। फिर इसमें देखते हैं 5, ये ई का 5 होता है और 8 का और एच का 8 होता है, तो 3 इसमें भी बढ़ा। फिर 8 से 10 हो गया, 8 से 10 जे 10 होता है तो इसमें भी 2 बढ़ा, और इसमें भी जे 10 होता है और एन 14 होता है तो इसमें भी 4 बढ़ा है, सेम पैटर्न से बढ़ रहा है दोनों में। फिर इसमें देखते हैं के का 11 होता है, एन का 14 होता है तो इसमें भी 3 बढ़ा, एन का 14 और पी का 16 यानी कि 2 बढ़ा, पी का 16 और 20 का और टी का 20 तो इसमें भी 4 बढ़ा, तीनों सेम पैटर्न में फॉलो हो रहा है, यानी कि यही आंसर होगा। अब देख लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। पी का 16 होता है और एस का 19 होता है तो 3 बढ़ा, इसमें 19, एस का 19 होता है और यू का 21 होता है, इसमें 2 बढ़ा, और यू का 21 होता है और एक्स का 24 होता है, 21 प्लस 3 तो इसमें क्या बढ़ गया, 3 प्लस 2 प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो ये यही डिफरेंट है इन सब में से। बाकी सारा जो है पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, +3 +2 +4 फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें जो फॉलो कर रहा है उसमें क्या फॉलो कर रहा है, 3 +2 +3 फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा इन सब से। अब देखो एक रिलेशन वाला क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू ए मैन अंकिता सेड ही इज़ माई ओनली सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू अंकिताज मदर।
ठीक है। हम माई के जगह अंकिता को रख देते हैं, अंकिता को माई के जगह रख देते हैं, ठीक है। और फीमेल को हम सर्कल में बंद करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अंकिता, अंकिताज वनली सिस्टर, अंकिता की वनली सिस्टर फीमेल है तो सर्कल में बंद करेंगे। वनली सिस्टर्स मदर्स, इसकी माँ, माँ भी सर्कल में होगा। फिर माँ का हस्बैंड, माँ का हस्बैंड, हम मेल को ट्रायंगल में बंद करते हैं और इन दोनों का जो मेल फीमेल का जो रिलेशन होता है वो प्लस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और फिर इसके मदर हस्बैंड्स, इसके हस्बैंड का फादर, फादर है तो ट्रायंगल में बंद करेंगे। यही हो गया, ये मैन हो गया, ठीक है। देखो अब पॉइंटिंग टू ए मैन, अंकिता सेड ही इज़ माई वनली सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर। ये जो है मेरी वनली सिस्टर की मदर की हस्बैंड का पिताजी है। तो पूछा गया है क्या, क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू अंकिताज मदर। अंकिता की माँ कौन होगी, अंकिता की ये सिस्टर है और इसके सिस्टर की ये माँ है, तो मतलब अंकिता की भी माँ होगी। ये अंकिता की माँ है तो अंकिता के पूछ क्या रहा है, मैन का रिलेशन पूछ रहा है अंकिता की माँ से, तो मैन का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये फादर इन लॉ हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हिल पीक स्नोफॉल, इसका कोड इतना दिया हुआ है। प्लेट्यू सन वैली फॉल का कोड इतना दिया हुआ है। स्नो ऑन प्लेट्यू मून का कोड इतना दिया हुआ है। सन ऑन हिल का कोड इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें से जो पहले हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं देखेंगे, हम लोग इन दोनों को पहले देखेंगे। इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, इसमें 90, इसमें भी 90 है और इसमें भी 90 है और कोई नंबर कॉमन नहीं है। अब देख लेते हैं लेटर कौन सा इन दोनों में कॉमन है, फॉल, फॉल यहाँ भी है, फॉल यहाँ भी है, यानी कि फॉल का कोड क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं अब इन दोनों में देखते हैं, इसमें और इसमें देखते हैं कौन सा कॉमन है। इसमें 19, 90, 22, 54 है, इसमें 19, 22 है, इसमें भी 22 है और इसमें भी 22 है। अब देखते हैं इसमें जो है लेटर कौन सा कॉमन है, लेटर यानी कि वर्ड कौन सा कॉमन है। प्लेट्यू सन वैली फॉल, स्नो ऑन प्लेट्यू, प्लेट्यू का कोड क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसमें भी प्लेट्यू है, यहाँ भी प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू का कोड क्या हो गया, प्लेट्यू का कोड हो गया 22। इन सबको मिटा लेते हैं। ठीक है, फॉल का और प्लेट्यू का कोड हमें पता हो गया, ठीक है। अब देखो फिर आते हैं इन दोनों में, देखते हैं क्या है कॉमन। इन दोनों यहाँ 35, 22, 56, 87, 87 इसमें भी है और 87 इसमें भी है। और इसमें सन ऑन हील, सन ऑन हील, ऑन का कोड क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ऑन का कोड इसमें भी ऑन है और इसमें भी ऑन है और इसमें भी 87, इसमें भी 87 है, तो ऑन का कोड क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो 87 मून का कोड दिया हुआ था, ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखो फिर इन दोनों में देखते, इन दोनों में क्या है कॉमन, इन दोनों में क्या है कॉमन, 56 इसमें भी है और 56 इसमें भी है, यानी कि अब इन दोनों का लेटर को देख लेते हैं। हील पिक स्नोफॉल, हील ऑन हील पिक स्नो, स्नो इसमें भी है, स्नो इसमें भी है और 56 इसमें भी है, 56 इसमें है, तो स्नो का कोड क्या हो जाएगा, 56। स्नो का कोड क्या हो जाएगा, 56। जो स्नो का कोड कितना दिया हुआ है, पीक का कोड दिया हुआ है और आंसर में 56, तो ये गलत हो जाएगा। अब सन का कोड देख लेते हैं क्या होता है और वैली का कोड क्या होता है। सन कहाँ है, सन इसमें है, ठीक है। और वैली कहाँ है, वैली सन इसमें भी है और सन इसमें भी है। सन का कोड क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं, ये है 19, 90 और 22, 54 और इसमें 19 कॉमन है, तो सन का कोड क्या हो जाएगा, सन का कोड हो जाएगा 19, सन का कोड 19, 31 दिया हुआ है, यानी कि वैली का कोड क्या हो जाएगा, 54, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1728 रिलेटेड टू 54 फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक, कोई लॉजिक फॉलो करके 1728 जो है 24 से रिलेटेड, सॉरी 54 बोल दिया था मैंने, 24 से रिलेटेड है। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 729 रिलेटेड टू 18, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज 512 रिलेटेड टू फॉलोइंग द सेम लॉजिक, ठीक है।
अब देखो 1728 क्या है, 1728 देखते ही 12 का क्यूब याद आना चाहिए। 12 का क्यूब होता है 1728 और ये 12 दूना 24 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से 729 9 का क्यूब होता है और 9 दूना 18 हो रहा है। और तो 512 किसका क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब देखो सवाल ख़त्म हो चुका है, तो रीजनिंग का सारा क्वेश्चन नहीं लिया मैंने, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वही लिया मैंने। तो मेरा स्कोर ये बना था, रीजनिंग में मेरा बना है 43.50 और जनरल अवेयरनेस में 22.5। बहुत मुझे हार्ड लगा जनरल अवेयरनेस, तो 12 अटैम्प्ट किया मैंने और 15 अटैम्प्ट किया और 3 गलत हो गया। और मैथ्स में 23 सही हुआ, 2 गलत हो गया, 2 पता नहीं कौन सा 2 गलत हो गया, वो सिली मिस्टेक के वजह से, तो इतना आया। 23 मिनट में मेरा पेपर सॉल्व हो गया था मैथ का। और फिर इंग्लिश कंप्रीहेंशन में मेरा इंग्लिश में आया था 25 अटैम्प्ट किया मैंने, जिसमें 23 सही हुआ और 2 गलत हो गया, तो मेरा स्कोर 156 रहा। इस मॉक का स्कोर 156। आप लोग अपना भी स्कोर शेयर करेंगे ज़रूर। चलिए ठीक, थैंक यू। अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छा लगा होगा, इस वीडियो का सॉल्यूशन अगर अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं अभी पंडित्स का सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ। पंडित्स का भी अभी लाइव मॉक टेस्ट आ गया है, तो उसे भी आप लोग अटेम्प्ट करें, उसका भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा मैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है यूट्यूब ये वीडियोज़ बनाने में। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।